अरे जैसे कि स्ट्रोक आ गया और आपने कहा कि गोल्डन आवर जो है वो 4 to 9 आवर का है, जी। उस समय आ जाए और मान लो लेट हो गया तब। तो अगर आप मान लीजिए 9 घंटे के बाद पहुंचते हैं, तो जब भी आप कभी स्ट्रोक सेंटर में पहुंचते हैं, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले एक एमआरआई या सीटी स्कैन कराई जाती है, जिससे ये पता चलता है कि दिमाग के अंदर डैमेज कितना हुआ है, कितना डैमेज जो परमानेंट है और कितना टेम्पररी है। तो अगर किसी डैमेज को हम रिवर्स कर सकते हैं तो उसका नाम उन्होंने रखा है पेनम्ब्रा, मतलब जिसको बचाया जा सकता है। अगर आपके पास अभी भी चांस है, अगर कोई टिश्यू को बचाने का चांस है, तो 9 से 24 घंटे के अंदर जो थ्रोम्बेक्टमी की प्रक्रिया है ये की जा सकती है, जिससे काफ़ी हद तक जो कमजोरी है वो वापस रिवर्स हो जाती है। एक बार 24 घंटे निकल गए तो फिर जितना डैमेज होना है वो हो जाता है। इनफैक्ट उसके बाद फिर आपको टैबलेट्स पे रखना पड़ता है। फिजियोथेरेपी के द्वारा हाँ कुछ सुधार आता है, बट जो ब्रेन डैमेज हो चुका है उसको वापस उत्पन्न नहीं कर सकते। राइट, मतलब 4 to 9 एक आवर जो है वो सामान्य न्यूरोलॉजी पास भी चला जाता है, जी। बट 9 से 24 घंटा है जो स्पेशल आप लोग का डिपार्टमेंट जी, है। 9 से 24 नहीं, आप बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग से स्टार्टिंग 24। से, हाँ। बिल्कुल, आप जितनी जल्दी आते हैं, अगर खून के बड़े थक्के कोई बड़ी नली भी बंद हो गए हैं, जो खून बुलाने के इंजेक्शन है, थ्रोम्बोलाइसिस के इंजेक्शन वो देंगे तो भी शायद ना हो पाए। तो उस टाइम पे अगर और जितनी जल्दी आते हैं, 3 घंटे में आ गए, कोई 2 घंटे में आ गया। चलो तो फिर जैसे कि वो तो खून जम गया है ब्रेन की अलग अलग टिश्यू पे कहीं खून जम गया है, जिसको कि इंजेक्शन दे करके अपन खून को जमा के बाहर निकाल लेते हैं। 9 से अगर 24 घंटे के बीच का जो समय आ रहा है उस समय तो वो खून और थिकनेस हो गया होगा, जो कि शायद हाँ तो शायद वो इंजेक्शन से बाहर ना आए। तो फिर आप लोग क्या करते हो वैसे? तो फिर हम क्या करते हैं कि एक मिनिमली इन्वेसिव तरीके से पैर की नस में या हाथ की नस में एक छोटा सा पिन होल रक्त की ध्वनियों के द्वारा अंदर जाके एक स्टेंट होता है। स्टेंट मतलब जाली जैसी रहती है चीज, जिससे हम खून के थक्के को पकड़ लेते हैं और फिर उन्हीं नलियों के द्वारा उसे बाहर निकाल देते हैं। तो जो सर्कुलेशन, जो खून की प्राप्ति बंद हो गई थी दिमाग को, वो वापस स्टार्ट हो जाती है। तो अगर पेनम्ब्रा कुछ टिश्यू ऐसा है जिसको बचाया जा सकता है तो वो वापस रीजनरेट हो जाता है, मतलब एक तरह से आप ब्रेन को बचा रहे हैं। ठीक है, ये बताना है कुछ पहले यही हो जाए कि उसको ऐसे खून के थक्के ही न जमे, एम्बुलाई बने ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके पहले आप लोग क्या करते हो? कुछ ऐसा सजेशन भी है क्या? जी। क्वेश्चन इसलिए है कि जिसको ब्लड प्रेशर है तो यानी वो तो हाई पोन पे है, हाई रिस्क पे है कि आने वाले समय में उसको कभी भी स्ट्रोक आ सकता है, और खासकर ठंड के मौसम पे है। तो उधर क्या बोलते हैं, जो आप लोग टेस्ट कर रहे हैं और इंटेंसिव केयर कर रहे हैं, तो उतना देर इंतजार क्या करें? उसके पहले आप लोग को सजेशन करते हैं, अगर मान लो क्योंकि बालाजी इतना बढ़िया सुविधा दे रहा है कि मात्र 100 रुपए की पर्ची कटानी है एक बार, और फिर वो साल भर आकर के डॉक्टरों से मुलाकात करके अपनी बीमारियों के बारे में डिस्कस कर सकता है। तो पहली काउंसलिंग क्या होती है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कई बार सुना होगा आपने, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इतना सब स्ट्रोक ना हो, ये सब ना हो, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी रहे। 8 आवर्स ऑफ स्लीप, स्ट्रेस फ्री लाइफ, डेली एक्सरसाइज कम से कम 30 मिनट सुबह शाम। बीपी का खास ध्यान रखना है आपको। बीपी जो होती है 130 से नीचे रहनी चाहिए। शुगर का लेवल जो HbA1c के थ्रू होता है 6.5 पॉइंट से नीचे होना चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है बॉडी में वो जितनी कम हो सके उतनी कम रहनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको मतलब करते रहनी चाहिए। स्ट्रोक का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है हार्ट की बीमारियाँ। तो अगर कहीं आपको कहीं हार्ट अटैक की इश्यूज़ है पहले से, और अगर आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं जिसकी जो आपको डॉक्टर ने सलाह दी है, जो खून पतला होने के टैबलेट्स रहते हैं, तो उसको कंटिन्यू करना है। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि लोग टैबलेट्स को छोड़ देते हैं और फिर वो क्लॉट बन जाता है। ठीक है, हम जब बात करते हैं स्ट्रोक की तो कहा जाता है कि जिन्हें बीपी का तकलीफ है, हाइपरटेंसिव है, उन लोगों के बड़ी कॉमन है। डायबिटीज वाले के लिए भी आपने कहा कि नहीं, उनका जो डायबिटिक है उनके लिए भी हो रहा है, तो डायबिटिक का कैसे रोल आता है? तो डायबिटीज़ बेसिकली क्या करता है कि जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो बढ़ जाती है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में। और उससे भी क्या होता है कि हम जो बोलते हैं ना, वो कोलेस्ट्रॉल के प्लाक बोलते हैं उसको, प्लाक। तो ये जो प्लाक को बड़ा करते जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है एथेरोस्क्लेरोसिस जो बोलते हैं, आर्टरी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस, उसको बढ़ावा देती हैं। तो बीपी तो है ही, बीपी के साथ शुगर का ख्याल रखना है आपको। उसके साथ आपको ये देखना है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं डेली। आपका वेट जो होता है वो स्टैंडर्ड्स में होना चाहिए, उसमें होना चाहिए। स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए आपको, प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, ये सब इम्पोर्टेंट है। ओके, तो भाई पहला चीज़ ये है कि आपको अस्पताल के चक्कर न लगाने पड़े ज़्यादा, तो आप अपने लाइफस्टाइल सुधार के रखिए। 8 घंटे की प्रॉपर नींद आपको होनी चाहिए।
कोशिश की है कि अर्ली मॉर्निंग उठने की कोशिश करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें। नहीं जा सकते हैं दौड़ने भागने घूमने तो घर पे ही आधे घंटे आप आपके घर में सीढ़ी होती है, 4-5 सीढ़ी तो रहेगी ही रहेगी, उसी में चल लीजिए आप 10 मिनट के लिए, तो आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। थोड़ा सा शरीर को हिला डुला लीजिए, ये काफ़ी कुछ है। और बन जाए तो थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए, ये कॉमन है, हर कोई बोल रहा है कि 5-10 मिनट का ध्यान बहुत ज़रूरी है। खैर उसके बाद भी आपसे नहीं होता है और आपको अस्पताल आना है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि बालाजी अस्पताल में आप 100 रुपये का एक बार का रजिस्ट्रेशन शुल्क पे करिए और आपको ऐसे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिल जाएंगे जो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, प्रॉपर केयर बता देंगे करने के लिए। और हाँ, मुख्य बात जिसे डॉक्टर पीयूष ने समझाया कि अगर किसी को स्ट्रोक आ गया है तो कोशिश करें 9 घंटे के पहले अस्पताल पहुंच जाए, और थोड़ा सा लेट भी हो रहे हैं तो 24 घंटे के इंतजार तो एटलीस्ट ना किया जाए। मेरा सजेशन होगा कि 12 घंटे के अंदर आप अस्पताल में आकर के जो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है उनसे आप संपर्क कर लीजिए। जानकारी देने के लिए डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।